आज हम डिस्कशन करेंगे assumptions पर जो लीनियर प्रोग्रामिंग में ली जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं, मॉडल फॉर्मुलेशन या प्रॉब्लम को इवन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे माइंड में इन assumptions का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब हम मॉडल फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं। तो अभी आप देखिए assumption की अगर देखा जाए तो ये 4 टाइप्स की assumption आपको मिलेगी लीनियर प्रोग्रामिंग में। एक है प्रोपोर्शनैलिटी, एक है एडिटिविटी, थर्ड डिविजिबिलिटी और फोर्थ सर्टेनिटी। तो इनको वन बाय वन हम देखते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी। तो वो फ्रेंच ये आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है, वही डाइट प्रॉब्लम जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए हैं। तो इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो प्रोपोर्शनैलिटी है द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसीजन वेरिएबल टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। इसकी मीनिंग ये है कि कोई भी डिसीजन वेरिएबल है, इवन x1 ले लें या x2 ले लें, इस वेरिएबल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी वैल्यू के, उस वेरिएबल की वैल्यू के। तो देखते हैं इस प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। मैंने एक एग्जांपल ली है यही डाइट प्रॉब्लम की, कि अगर हम 1 पाउंड कॉर्न लें, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 पाउंड कॉर्न की प्राइस है $0.3। 1 पाउंड कॉर्न की अगर प्राइस $0.3 है, तो मॉडल में जो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलता है उसमें 4 पाउंड्स कैलकुलेट हों या सॉल्व करने में 400 पाउंड्स उसका आंसर है। 1 पाउंड की अगर प्राइस कॉस्ट 0.3 है, तो 4 पाउंड्स की क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2, और इवन 400 पाउंड्स हो तो उसकी भी जो कॉस्ट होगी वो 400 इस 0.3 से मल्टीप्लाई होके ये आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ये सेकंड लाइन को देखते हैं, ईच डिसीजन वेरिएबल इन एवरी इक्वेशन, अभी हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में देख रहे हैं। ईच डिसीजन वेरिएबल इन एवरी इक्वेशन मस्ट अपीयर विद अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये जो वेरिएबल है इसका जो कोएफिशिएंट है ये भी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। ये जो है सेकंड वेरिएबल, इसका भी जो कोएफिशिएंट है ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट से मुराद अब इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो बताइएगा रियलिटी में ऐसा ही होता है या कुछ डिफरेंट भी होता है? यहाँ ये चेंज भी हो सकता है जी, कोई बताएगा? आप देख लें एक कॉस्ट वाला डाइट प्रॉब्लम है, उसमें हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ये प्राइस रियलिटी में इसी तरह होती है कि जी कॉर्न की 1 पाउंड की जो प्राइस है ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम यही रहेगी, या ये कह लें कि जितनी भी क्वांटिटी हम x1 की लेंगे, कॉर्न की लेंगे, तो प्राइस 0.3 फिक्स्ड रहेगी। जी बताइए। सर अगर फिक्स्ड रहेगी। आप रियलिटी में देखें तो ये देखते हैं कि अगर हम उसकी लार्ज क्वांटिटी, आपने अक्सर देखा होगा, आप वो क्वांटिटी कम अगर खरीदते हैं तो उसकी प्राइस और होती है, अगर आप ज़्यादा तादाद में उसको खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, प्राइस लेस भी हो सकती है। तो आप कह सकते हैं रियलिटी में देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू सेट डिस्काउंटेड प्राइस फॉर परचेजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉर्न। से अगर आपको $0.3 थी तो 0.25 यानी इतने में भी मिल सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको देखिएगा, बट इन द फॉर्मुलेशन whether to purchase 1 unit or large number of units,
price will remain same, it will not change. तो अब आप देखा आपने कि अगर आप 1 पाउंड कॉर्न लेते हैं तो 0.3 है। इवन आप 400 पाउंड्स भी अगर कॉर्न लेंगे तो प्राइस यही लेंगे। ये लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर फर्ज करें कोई डिस्काउंट भी मिलता है या इसमें वेरिएशन भी आती है तो हम अपने प्रॉब्लम में उसको कंसिडर नहीं करते। ये मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी का, प्रोपोर्शनैलिटी की एजम्पशन का। हम एज्यूम करेंगे बेशक बाद में कोई वेरिएशन हो इसकी, यानी डेली एक चीज फर्ज करें ये डाइट तो डेली बन रही है, तो जो डेली डाइट बन रही है आपने प्रॉब्लम मॉडल कर लिया है। कभी आपको कॉर्न कम में भी मिल सकती है, कभी ज्यादा में भी मिल सकती है, तो आपने इसको थ्रू आउट द प्रॉब्लम फिक्स्ड ही लेते हैं, आप नहीं इसको चेंज करते। तो आपका प्रॉब्लम तो इसी हिसाब से आपको सोल्यूशन दे रहा होता है, इसी कॉस्ट पे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी दिन ज्यादा कॉर्न उठा लें तो आपको कम प्राइस पे मिल सकती है। और आप जरा देखिएगा कि हम इसमें क्या कह रहे हैं, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी assumption क्यों ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो प्राइस, ये जो वैल्यू है x1 की, वो आप, ये जो आपकी प्राइस है इसकी और इसकी प्रोपोर्शन ये है कि इसकी 1 यूनिट की जो प्राइस है और इसकी जितने भी यूनिट्स लेके जाएं थ्रू आउट द प्रॉब्लम ये सेम रहेगी। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने जब मॉडल फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं आप जो प्राइस फिक्स कर देते हो वही थ्रू आउट द प्रॉब्लम होता है। रियलिटी में वो वेरिएशन आए या ना आए हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम थ्रू आउट इसी के हिसाब से लेके चलते हैं। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में ये एज्यूम करके चलते हैं बेशक वो वेरिएशन होती है या नहीं होती। जी अब बताइएगा इस प्रॉब्लम की समझ आई आपको? जी यस सर। तो यानी आप इन सर assumption, मीन्स कहने का मतलब ये है सॉरी दोबारा बताइए। कि जब हमने एक value निकाल लिया तो वो हमारे प्रोग्राम के अंदर यानी लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर वो फिक्स ही चलेगी ओवरऑल। ठीक है, जी बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो रियलिटी में जो चेंजेस आती हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम अपने प्रॉब्लम को एज मच एज पॉसिबल सिंपल लेके चलेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ये अजम्पशन हम लेके चलते हैं। जब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया तो हमने फिक्स कर दिया कि इसकी यूनिट प्राइस भी वही है और इसकी इवन 400 क्वांटिटी ली जाए या 1000 क्वांटिटी ली जाए तो प्राइस यही होगी, बेशक वो कम मिले या ज्यादा मिले। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। जी। तो और दूसरा ये भी है, एक और चीज है, यानी आप इसको मैं जरा देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट cost per variable is assumed constant throughout the entire operational range of the problem. I think अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और सेकेंडली हम देख सकते हैं contribution to the objective function for any variable is independent of the values of the other decision variables. इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि ये जो इधर की जो वैल्यूज है, यानी एक वेरिएबल की जो कंट्रीब्यूशन इसमें है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ये सेकंड वेरिएबल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंडिविजुअल, इसका इफेक्ट इंडिविजुअल है और इसका भी इफेक्ट इंडिविजुअल है। यानी ऐसा नहीं है कि इसकी क्वांटिटी पे या इसकी जो वैल्यू पे है इसकी डिपेंडेंसी हो। इवन आप देख सकते हो इसकी एग्जांपल रियल लाइफ में ये ली जा सकती है। बाज दफा कहा जाता होता है कि एक चीज जो सेल नहीं हो रही तो उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है कि इसको इतनी क्वांटिटी में अगर आप ले लेते हैं तो इस पे और डिस्काउंट मिल सकता है। तो बाज़ दफ़ा अक्सर आपने रियलिटी में देखा होगा या कुछ चीज़ें यानी डिपेंडेंट होता है कि अगर आप ये चीज़ खरीदेंगे तो ये चीज़ आपको इतने की मिलेगी। इस तरह की सिचुएशन रियल लाइफ में आ सकती है। अगर आए भी तो हम उसको भी इग्नोर कर देंगे। हम एजम्पशन जो ले रहे हैं वो ऐसे है जो रियल लाइफ, जो हम रियलिटी में हमें जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो वेरिएशन नज़र आती हैं, हमने उनको इग्नोर करना है। हमने एज्यूम करना है कि ये चीज़ फिक्स्ड है। assumption का मतलब समझ आ गई? जी बताइएगा। सर दोबारा देगा, मैंने अभी ज्वाइन किया।
मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं अगर आपने अभी ज्वाइन किया फिर तो मुश्किल हो जाएगी, लेक्चर भी थोड़ा सा शॉर्ट होता है। इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि ये इस वेरिएबल की पहली तो ये बात है कि ये इसकी 1 यूनिट हो या 100 यूनिट्स हो, जो भी हों, तो ये वेरिएशन नहीं इधर आएगी। ये 1 यूनिट के लिए भी इतनी प्राइस है और 100 और 400 के लिए भी कोई डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होगी। रियलिटी में डिस्काउंटेड प्राइस होती है, लेकिन इधर हम लीनियर प्रोग्राम में एज्यूम करेंगे कि वो जो रियलिटी की वेरिएशन है या डिस्काउंट है उसको इग्नोर करेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे ये प्राइस थ्रू आउट द प्रॉब्लम फिक्स्ड है। 1 यूनिट के लिए भी क्वांटिटी बेस्ड नहीं होगी। रियल लाइफ में क्वांटिटी बेस्ड प्राइस होती है आपकी। एक तो ये बात कर रहे थे, दूसरी बात कर रहे थे कि इवन ये जो कंट्रीब्यूशन एक्स वेरिएबल की इसमें है, ये सेकंड वेरिएबल के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है उससे। वो अपनी जगह, ये अपनी जगह। कहीं ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यू है इसकी जो कंट्रीब्यूशन जी में है उसकी डिपेंडेंसी कहीं इस पे आए कि इसकी क्वांटिटी इतनी हो या ये ली जाए तो फिर इसमें और कुछ कंसेशन हो सकती है। यानी दो चीजें इसमें हमने बात की, एक तो ये प्राइस यूनिट की भी उतनी है और 400 की भी उतनी है। ये नहीं है कि यूनिट की 0.3 है और इवन 10 प्रोडक्ट्स तक 0.3 है और 10 प्रोडक्ट्स से ऊपर अगर आप लेंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस होगी। तो ये जो वेरिएशंस रियल लाइफ में ऐसा होता है तो वो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अब ये तो ऐसे होगा अगर हमारा प्रॉब्लम कहीं कभी आपका सोल्यूशन मिल रहा है आपको 10 का, तो 10 पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है 0.3। तो कभी आपका सोल्यूशन अगर 400 का उस पर डिस्काउंट मिल रहेगा। तो हम इस तरह की वेरिएशंस को सिंपल करने के लिए तो लीनियर प्रोग्रामर क्या करते हैं, लीनियर प्रोग्रामर इसको एज्यूम कर लेते हैं, वो टेंशन नहीं लेते। वो कहते हैं ये थ्रू आउट 0.3 होगी, चाहे यूनिट 1 हो, चाहे 100 हो, चाहे 400 हो। एक ये चीज एज्यूम करेंगे। दूसरी ये है इवन इसकी जो प्राइस है ये इसकी डिपेंडेंसी अपने दूसरे नेबर वेरिएबल से भी नहीं होगी। उसका अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस है, वो भी यही है कि उसकी 1 यूनिट $0.9 की है, 100 यूनिट भी $0.9 की होंगी और उसमें भी अपने तौर पे इसकी यूनिट प्राइस जो होगी 100 की प्राइस भी वही होगी। एक वो चीज ली जा रही है। दूसरा इसकी इसके साथ कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि इधर से कोई हम कहें कि जी इधर से अगर चेंजेस आती हैं कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि उसकी वजह से ये चेंज हो जाएगी। नो, तो ये इंडिपेंडेंट है दोनों वेरिएबल्स। ये अपने तौर पे बिहेव कर रहा है, ये अपने तौर पे बिहेव कर रहा है और इनकी यूनिट प्राइस और जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगी वो फिर यानी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल ये है कि एक की अगर 1 पाउंड की अगर 0.3 है, 4 पाउंड की प्रोपोर्शनल वैल्यू मींस वो 4 से मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा। इसी तरह 400 0.3 को 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वही उसकी प्राइस होगी। कहीं क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट नहीं है। आई थिंक समझ आ गई होगी इस प्रॉब्लम। जी बताइएगा। जी सर, आइए, थैंक यू। जी नेक्स्ट चलते हैं। एक ये भी डिस्कस हो गया कि रियलिटी में इस तरह से होता है। और ये जो डिस्काउंट्स हैं या ये जो वेरिएशंस हैं ये ना नॉन लीनियर नेचर के होते हैं, लीनियर नहीं। लीनियर तो ये है एक की जो क्वांटिटी है उसी रेशो से 400 पाउंड्स की भी उसी तरह ही कॉस्ट होगी। तो नॉन लीनियर होता है कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये सारे डिस्काउंट्स अगर आपने कंसिडर करने हैं तो उसके लिए एक और एरिया है, वो है नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को सिंपल करने के लिए इनको इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपको अगर यानी आप अगर इसको लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे तो असल में आप रियल वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेशन की अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ तो आपके मॉडल में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो हम ये कह लेंगे हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट ऑप्टिमाइजेशन है, नो डाउट। लेकिन ये एजम्पशन लेने में तो रियल वर्ल्ड को इग्नोर करने में तो आप किसी हद तक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की अप्रोक्सीमेशन पे आ जाते हैं। जी पॉइंट क्लियर हुआ? जाहिर है एग्जैक्ट आंसर तो नहीं हमारा आ रहा होगा। या तो रियल अगर आपने उस अप्रोक्सीमेशन से बचना है तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ के उसको नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग से मॉडल करना होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में कहा जा रहा है कि इसको जितना सिंपल लेके चलना है
चल सकते हैं तो उतनी सिंपल लेके चलें। वो जो वेरिएशंस हैं उसको आपने देखा होगा, हम सॉल्व तो कर चुके हैं, कहीं भी उसका इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे। जी मेरे ख्याल में अब काफी हद तक इस चीज का आइडिया हो गया होगा। जी बताइएगा। सर लीनियर प्रोग्रामिंग में एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा? लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या? एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आएगा? नहीं, अब जब आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया तो आपने फिक्स्ड ले लिया 0.3, तो इसके हिसाब से तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आ रहा है ना, ऑप्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन जी। रियल लाइफ के साथ अगर कंपेयर करें कि रियलिटी में भी ऐसा हो रहा है, यानी जो चीज आपने इग्नोर किया उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा ना इस बिल्कुल सर। अजम्पशन को इग्नोर करने की वजह से। अगर वेरिएशन आती हैं तो, अगर नहीं आती फिर तो एग्जैक्ट यही आंसर है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा ये भी है कि कंस्ट्रेंट्स में भी इसी तरह ही होता है। कंस्ट्रेंट में ये होता है कि इसमें भी देखें, ये जो रिसोर्स यूसेज है जरा माइंड में रखिएगा, ये जो इसमें भी इसके जो कोएफिशिएंट्स है वेरिएबल्स के, ये कांस्टेंट है। आपको याद होगा रेडीमिक्स मॉडल में ये M1 रिसोर्स M1 रिलेटेड कंस्ट्रेंट थी। हम वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं, आप फेमिलियर हैं रेडीमिक्स प्रॉब्लम। उसमें ये था कि एक्सटीरियर पेंट था X1, तो एक्सटीरियर पेंट के 1 टन में जो 6 टन्स आपके M1 के यूज हो रहे हैं, तो ये रिसोर्स M1 जो है 1 यूनिट में जितनी यूज हो रही है तो 100 यूनिट में भी उतनी ही यूज होगी। वहां यहाँ भी वो प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन ली जा रही है कि हमेशा 1 यूनिट एक्सटीरियर पेंट में जितना M1 यूज हो रहा है वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकती। फॉर्मूला में हो सकता है कि कहीं मॉडल के दौरान आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ज्यादा अगर बनाना हो तो हो सकता है M1 की क्वांटिटी ज्यादा कम रखी जा सके। आपने देखा होगा अक्सर बिल्डिंग्स बनाते हुए कई दफा क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो उसमें मटेरियल की रेशो चेंज कर सकते हैं हम, ताकि उसकी मजबूती के लिए या इकोनॉमिकल वर्जन के लिए, कोई भी रीजन हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन है ये डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू पे बेस कर रही है कि इसकी वैल्यू जितनी भी हो उसी प्रोपोर्शन से इसकी कंट्रीब्यूशन होगी। तो कंस्ट्रेंट के अंदर ये जो रिसोर्स यूसेज है इसकी वो थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगी। फॉलो कर रही है? इधर भी यही सेम उसी तरह का ही प्रॉब्लम है। जी बताइएगा। यस सर। तो यहां भी हम कह रहे हैं इन कंस्ट्रेंट्स प्रोपोर्शनैलिटी इंप्लाइज दैट रिसोर्स यूसेज पर वेरिएबल is assumed constant throughout the entire operational range of the problem। तो दूसरी बात वो भी कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो इसकी है ये इंडिपेंडेंट है इससे। क्यों? उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये अपने तौर पे बिहेव कर रही है। इसका सिर्फ ये है कि ये इसकी वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, इसी वैल्यू के हिसाब से ये इंक्रीज होती है। ये 1 के लिए 6 है तो 100 के लिए भी 6 ही होगी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये आप एजम्पशन ले रहे हो कि ये कभी भी चेंज नहीं होगी। और अगर इसकी वेरिएशंस आती हैं रियल लाइफ पे और आप उनको कंसिडर करना है और आप कहते हैं कि इसको इग्नोर नहीं करना, तो हम किस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे बताइएगा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। गुड। तो अभी मेरे ख्याल में आपको ये चीज पता चल गई कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके अंदर भी एक एज्यूम किया गया है कि जो यूनिट प्राइस है वो 100 क्वांटिटी के ऊपर भी वही प्राइस होगी। मींस ये वैल्यू लीनियरली, ये प्रोपोर्शनैलिटी असल में लीनियर को ही शो करती है। लीनियर मीन जितनी ये बढ़ती जाएगी उसी रेशियो से ये ओवरऑल इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप इसको लाइन भी ड्रॉ करें तो आप देखें वो ऐसे लीनियर लाइन बनेगी। क्यों? जिस जो 1 की प्रोपोर्शन है 0.3 टू उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से इंक्रीज होगी। तो इधर भी कंस्ट्रेंट के हिसाब से भी वही हो रहा है, यहाँ भी हम प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन ले रहे हैं कि ये भी फिक्स्ड होगा। ये रिसोर्स यूसेज है M1 की जो यूसेज है मटेरियल M1 की जो यूसेज है एक्सटीरियर पेंट में वो थ्रू आउट द प्रॉब्लम 6 पर यूनिट ही रहेगी और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये चीज आपको समझ आ गई।
लीनियर प्रोग्रामिंग में एक और चीज का ख्याल रखना है कि वेरिएबल्स, क्योंकि ये लीनियर प्रोग्राम है, कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय ईच अदर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल x है एक y है और आप कहीं इक्वेशन में इस तरह की चीज लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय xy, या ये xy दो वेरिएबल x1 x2, आप ऐसे नहीं लिख सकते 2x1 x2। और आप डिवाइड भी नहीं कर सकते 3x1 ओवर x2, इस तरह से भी नहीं कर सकते। आपका लीनियर ही कॉम्बिनेशन होगा, यूनिट के लिए ये, x1 के लिए 6x1। और आप देखिए हर वेरिएबल में यही चल रही है कि वेरिएबल के साथ सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ रहा है, कोई डिसीजन वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे इक्वेशंस में, ना डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह वेरिएबल्स कैन नॉट बी रेज्ड टू एन एक्सपोनेंट अदर देन 1। तो आपका एक्सपोनेंट इसमें पावर 1 ही वेरिएबल चल रहे हैं, लीनियर होता ही पावर 1 है। तो क्वाड्रेटिक यानी किसी डिसीजन वेरिएबल्स का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्यूबिक फॉर्म नहीं हो सकती। और दूसरे वेरिएबल्स कैन नॉट बी आर्गुमेंट्स ऑफ अदर फंक्शनल रिलेशनशिप। तो आप इन वेरिएबल का साइन और कोसाइन भी नहीं हो सकता। तो ये आपका वेरिएबल की फॉर्म ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हो या कंस्ट्रेंट्स में, यही फॉर्म आएगी आपकी, वेरिएबल की पावर 1 और उसके साथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये बताइए कि प्रोपोर्शनैलिटी क्लियर हो गई? जी यस सर। नेक्स्ट आते हैं सर एडिटिविटी। द कंबाइंड इफेक्ट of the decision variables in any one equation, वो बात ऑब्जेक्टिव की हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, दोनों के बारे में बात हो रही है। combined effect of the decision variable in any one equation is the algebraic sum of their individual weighted effects। बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये बहुत सिंपल सी बात की जा रही है, जाहिर है जो कंबाइंड इफेक्ट होगा तो वो इंडिविजुअल का सम ही होगा। तो कहने का मकसद ये है, ये मैं जरा दिखाता हूँ, इसके बारे में अगर देखें तो वो कह रहे हैं इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इन इंडिविजुअल के सम पे। और बज़ाहिर ऐसे ही होता है, आप कहेंगे ये अजम्पशन वाली कौन सी बात हुई, लेकिन इसमें भी है, जरूरी नहीं रियल वर्ल्ड में इसी तरह ही हो कि इसका जो टोटल है, इन दोनों का जो टोटल है वो इन दोनों के ही ऊपर डिपेंड कर रहा हो। कोई तीसरी चीज पे भी वो डिपेंडेंसी आ सकती है इनके इंडिविजुअल सम के अलावा। तो अगर वो आती हो तो उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि हम अजम्पशन ले रहे हैं। तो एडिटिविटी की अजम्पशन ये होगी कि अगर ये जो कंबाइंड इफेक्ट है इसके अंदर, जी के अंदर राइट साइड का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो इंडिविजुअल सम के अलावा अगर कोई और चीज भी हो तो उसको हमने इग्नोर करना है। तो कोई बताएगा वो क्या सिचुएशन हो सकती है? कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कंबाइंड इफेक्ट पे इंडिविजुअल सम के अलावा भी किसी चीज का रोल हो? कोई आपके माइंड में आती है? चलें अभी उसको मैं बताता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास एक मशीन है और वो दो प्रोडक्ट्स बना रही है, ए और बी। और जाहिर है आप एक प्रॉब्लम तो कर चुके हुए हैं कि 5 आउंस बॉटल्स और 10 आउंस बॉटल्स मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चर हो रही थी। वो तो चलो एक मशीन के ऊपर हाँ दोनों टाइप्स की बॉटल बन रही थी। तो उसमें अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, ये 5 आउंस बॉटल्स और ये 10 आउंस बॉटल्स, ऐसे ले लें या अलग से इसको ले लेते हैं। तो इस मशीन एम जब इस प्रोडक्ट को बनाती है तो वो 2 आवर्स लेती है या 2 मिनट्स लेती है, कोई भी इसकी यूनिट ले लेते हैं। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम ए प्रोडक्ट का अगर 2 है और प्रोसेसिंग टाइम अगर बी का 5 है, तो मशीन एम इसको भी प्रोड्यूस कर रही है, इसको भी प्रोड्यूस कर रही है। तो दोनों को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा? बज़ाहिर तो नजर आता है टोटल टाइम होगा 2 + 5। और अगर वो मशीन एम 400 मिनट्स हमने देखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, 2400 एक वीक तक वो मशीन 8 घंटे चलती थी पर डे और 5 डेज अ वीक। तो टोटल मिनट्स जो थे वो 2400 मिनट्स थे। तो टोटल 400 मिनट्स अगर वो मशीन चलती है एम और इस प्रोडक्ट को बना रही है और इस प्रोडक्ट को बना रही है, जाहिर है इस प्रोडक्ट को जब वो बना के अनहोल्ड करेगी और इस प्रोडक्ट
इस प्रोडक्ट को लेगी बनाने के लिए, इसको होल्ड करेगी, तो दरमियान में एक गैप भी आएगा, वो गैप होता है सेटअप टाइम। तो वो जाहिर मशीन ने अगर 2400 मिनट्स चलना है, हम एज्यूम कर लें कि कोई सेटअप टाइम नहीं है, कि जैसे ये प्रोडक्ट कंप्लीट हुई ऑटोमेटिकली फौरन प्रोडक्ट बी मशीन ने उसको गेट कर लिया। तो फिर तो हम कहेंगे जी दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो ये आइडियल सिचुएशन है। रियलिटी में वो सेटअप टाइम होता है एक को अनहोल्ड करने का और दूसरे को होल्ड करने का। तो मशीन अगर 2400 मिनट्स वीक में चल रही है, तो कुछ मिनट्स ऐसे भी उसमें यूज हो रहे होंगे जो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग टाइम से प्रोसेसिंग टाइम के अलावा होंगे। तो ये अगर मैं कहूँ कि दोनों का प्रोसेसिंग टाइम कंबाइंड टाइम क्या होगा, वो इनके इंडिविजुअल सम के नहीं बल्कि उनके साथ सेटअप टाइम भी है। अगर वो सेटअप टाइम है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम कंबाइंड इफेक्ट इसका यही ले रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ए और प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी। तो दोनों को हम कह रहे हैं कि इसका कंबाइंड इफेक्ट इनके इंडिविजुअल सम के है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो रियलिटी में आप क्या देखते हैं, देयर इज अ सेटअप टाइम व्हेन वी अनहोल्ड प्रोडक्ट ए फ्रॉम मशीन and holding product B by that machine, but here we neglect this setup time। तो हम एज्यूम कर रहे हैं एडिटिविटी एजम्पशन को कि इस टाइम को इग्नोर करना है। तो देखिए सेटअप टाइम इज निग्लेक्टेड व्हेन वी फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जी बताइएगा, इस पॉइंट की समझ आई? जी यस सर। सर आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, तो थोड़ा सा रिपीट। अच्छा सर देखिए इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो देखिए अभी मैंने सम 2 का बताया, उसी को ही माइंड में रखिएगा। प्रोसेसिंग टाइम एक मशीन 2 ले रही है और एक 5 ले रही है, वो आवर्स है, ये मिनट्स जो भी हैं। तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, वो 2 + 5 ही होगा। एक्चुअली 2 + 5 और दूसरा सेटअप टाइम भी होता है। तो हम एज्यूम करेंगे हम रियल लाइफ में अगर चेंजेस हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स, एक डिसीजन वेरिएबल प्रोडक्ट ए के लिए है, एक प्रोडक्ट बी के लिए है। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स इन एनी वन इक्वेशन is the algebraic sum of their individual weighted effects। तो हम ले रहे हैं कि वो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो कंबाइंड इफेक्ट है प्रोसेसिंग टाइम है, उसको हम इनका 2 + 5 ही ले रहे हैं, इंडिविजुअल सम ही ले रहे हैं। जबकि ये जो कंबाइंड इधर टोटल टाइम होगा उसमें कुछ सेटअप टाइम भी शामिल होगा। मशीन ने अगर एक वीक में चलते ही रहना है और जो प्रोडक्ट्स वो बना रही है वो प्रोडक्ट्स में सिर्फ यही टाइम शामिल नहीं है, होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम भी है। जी फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। ये तो अभी हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है हम कि लीनियर ऑपरेशन प्रोग्रामिंग में जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हम कंबाइंड इफेक्ट को उनके इंडिविजुअल सम के बराबर ही लेते हैं। हम वो जो और सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रियल लाइफ में, वो चीज़ें हम नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो अजम्पशन असल में इग्नोर करने वाली चीज़ों को की ही डिस्कशन है लीनियर प्रोग्राम में। रियल वर्ल्ड में जो चेंजेस आती हैं उनको हमने एज्यूम करने हैं कि ये चेंजेस है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एडिटिविटी क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स टू द ऑब्जेक्टिव इज एज्यूम्ड टू बी द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेटेड कंट्रीब्यूशन, यही बात की है। और इन अदर वर्ड्स टोटल प्रॉफिट या कॉस्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रॉफिट्स ही बात है। अब वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक बात करने लग गया, मैंने वो आपको टाइम प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से बता दिया। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी अगर हम कोई ले रहे हैं कि कंबाइंड अगर कॉस्ट है, अगर कॉस्ट प्रॉब्लम है, तो हम ये ले रहे हैं कि कंबाइंड जो कॉस्ट होगी वो इंडिविजुअल उन प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअल कॉस्ट का ही सम होगा। जैसे सोयाबीन और कॉर्न है, तो उसमें हमने कहा था जो कॉस्ट होगी कंबाइंड वो सोयाबीन और कॉर्न का ही सम होगी ये। और अगर कोई और फैक्टर इन्वॉल्व है कहीं तो उनको हम इग्नोर करेंगे। तो हम कहेंगे सम हमारा
इंडिविजुअल वेट्स का ही सम है जो कंबाइंड रिजल्ट है। इसी तरह अगर प्रॉफिट से रिलेटेड रेडी मिक्स लें, उसमें भी हम ये ले रहे हैं जो कंबाइंड प्रॉफिट है, वो कंबाइंड प्रॉफिट असल में एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट का जो इंडिविजुअल सम है, उनके इंडिविजुअल सम ही आपका कंबाइंड हो रहा है। तो कंस्ट्रेंट्स के अंदर भी ये चीज उसी तरह होगी कि आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिसोर्स यूजेज है, आप M1 कंस्ट्रेंट को हम देख चुके हैं, तो M1 जो लेफ्ट हैंड साइड है कंस्ट्रेंट की, उसके अंदर भी सेम यही चलेगी कि वो जो मटेरियल M1 जो यूज हो रहा है एक्सटीरियर पेंट में, और जो मटेरियल M2 यूज हो रहा है, मटेरियल M1 यूज हो रहा है एक्सटीरियर में, और वही M1 जो यूज हो रहा है इंटीरियर में, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो मटेरियल M1 की कंबाइंड यूजेज है, वो उनकी इंडिविजुअल यूजेज का सम होगी। आई थिंक बड़ी क्लियर सिचुएशन सामने आ रही है। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं जी? नो सर। नो सर। जी, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ कुछ और अगर डिस्कशन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिविजिबिलिटी। अगर डिविजिबिलिटी के तौर पे जो चेंजेस रियल लाइफ में आती हैं उनको भी हम इग्नोर करेंगे। अजम्पशन तो यही ले रहे हैं ना कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन एक ली, रियल में कुछ और होता है, हमने उसको इग्नोर कर दिया। इसी तरह एडिटिविटी में रियल में जो चीज़ हो सकती है हमने उनको इग्नोर कर दिया, हमने कहा नहीं हम एडिटिविटी अजम्पशन को लेके चलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। और तीसरा है डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी में भी आप देख सकते हैं, डिविजिबिलिटी मीन्स दैट द वेरिएबल्स कैन टेक ऑन फ्रैक्शनल वैल्यूज, यानी वेरिएबल्स जो भी हैं डिसीजन वेरिएबल्स, वो फ्रैक्शनल वैल्यूज ही लेंगे। To make the model workable, computationally tractable, we must be prepared to accept non-integer solutions. इसका मकसद ये है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, या तो ये है कि अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, अभी हम एग्जांपल लेके देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो कहा जा रहा है ना, टू मेक द मॉडल वर्केबल या कंप्यूटेशनली ट्रैक्टेबल, उसका मतलब ये है कि अगर हम डिविजिबिलिटी अजम्पशन को हम ले लेंगे, फिर तो हम मॉडल फॉर्मुलेट अगर कर लें तो हम कुछ आंसर तक पहुंच सकते हैं, यानी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं जी इग्नोर नहीं करना, तो फिर तो जाहिर है लीनियर प्रोग्रामिंग तो नहीं अप्लाई कर सकेंगे। तो जरा देखते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन है जो डिविजिबिलिटी के जरिए आपके सामने आती है। अभी देखें, हमने वो बॉटल वाला प्रॉब्लम किया था, 5 आउंस बॉटल्स और 10 आउंस बॉटल्स। तो हम कह रहे हैं कि आपके लीनियर प्रोग्राम में हर वेरिएबल पॉइंट्स में फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकता है। तो हम कहते हैं ईच डिसीजन वेरिएबल्स बी अलाउड टू बी फ्रैक्शनल वैल्यूज। तो फर्ज करें हमने जो वो बॉटल वाला प्रॉब्लम हमने किया था, तो उसका x1 डिसीजन वेरिएबल्स किसके लिए था, कोई पता है आपको, याद है? 5 आउंस बॉटल्स के लिए था x1। अगर उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है x1 = 35.2, और निकल सकता है, आपने देखा होगा कि हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, यानी इंटीजर वेरिएबल्स नहीं होते, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, उसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं। तो अगर आपका वो बॉटल वाला प्रॉब्लम जिसको हमने प्रोडक्शन प्रॉब्लम कहा था, तो उसका ऑप्टिमल आंसर आता है x1 = 35.2। तो क्या मतलब है, आपने देखा होगा ये जो आंसर है नंबर ऑफ बॉटल्स, ये वो है नंबर ऑफ बॉटल जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक वीक के अंदर। तो आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में ये आंसर दिया 35.2, मतलब है ये x1 जो है ये नंबर ऑफ बॉटल्स है। तो बताएं नंबर ऑफ बॉटल्स पॉइंट्स में आंसर आ सकते हैं 35.2? बताइएगा। ये तो ऐसे है सर ये 30। जी जी, सर रियल वर्ल्ड में देखें तो आ सकता है। नहीं रियल वर्ल्ड को रियल देखें वर्ल्ड ना, में रियल वर्ल्ड में नहीं आएगा। रियल वर्ल्ड में देखें नहीं आएगा, आपके ये पॉइंट तो में नहीं तो होगा। बॉटल्स नहीं ना प्रोड्यूस हो। देखें बॉटल ब्रेक तो नहीं की जा सकती ना, बॉटल तो पूरी बॉटल होती है, वो 35 प्रोड्यूस होंगी या 36 होंगी। क्या ऐसा हो सकता है 35.2 बॉटल्स कोई मशीन प्रोड्यूस कर ले? ये क्वेश्चन है। नो सर। नो हो सकता। तो रियलिटी में ये जो डिविजिबिलिटी इफेक्ट है,
कि आपकी एक मशीन बॉटल बना रही है, रियलिटी में तो वो मशीन या तो 35 बॉटल्स बनाएगी या 36 एक कंप्लीट बॉटल बनाएगी। ये तो नहीं हो सकता 35.2 बॉटल्स, ये तो कोई पिक्चर ही ना हुई। तो आपका अगर आपने इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से कर रहे हैं तो आपका आंसर ये आ रहा है, तो एक्चुअली आप रियल वर्ल्ड को इग्नोर कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में तो 35 पॉइंट कभी भी नहीं आ सकता, लेकिन आपका मॉडल दे रहा है, इसका मतलब है आप डिविजिबिलिटी अजम्पशन को भी ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं, देखें अब जरा देखें डिविजिबिलिटी क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज ले सकती है आप जब भी मॉडल करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस तरह का आंसर है, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, 35.2 तो एक रीजनेबल आंसर नहीं है। तो अगर आपके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डिविजिबिलिटी इफेक्ट, आपकी बॉटल्स पर वीक, ये पर वीक को मशीन चलती थी 2400 मिनट्स, तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है, आप कहें जी ये रीजनेबल आंसर नहीं है, मुझे इंटीजर में ही आंसर चाहिए, तो फिर इसका मतलब आप डिविजिबिलिटी जो इफेक्ट है उसको इग्नोर नहीं करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बस मुझे इधर आंसर ये आंसर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आप डिविजिबिलिटी इग्नोर नहीं कर रहे। तो फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहाँ इंटीजर ही आंसर मिलेगा, और उसके लिए प्रोग्रामिंग है जो इस चीज तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, उसको इंटीजर प्रोग्रामिंग कहते हैं। इंटीजर प्रोग्रामिंग में आपका ये पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, वही आंसर आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग से करना चाह रहे हो और आप कह रहे हो कि आपको आंसर मिले, वो कंप्यूटेशनली प्रैक्टिकल हो, आपको आंसर मिले, तो फिर आप इस डिविजिबिलिटी का जो इफेक्ट आता है 35.2, इसको आप इग्नोर कर देंगे, एज्यूम कर लेंगे ये 35 ही है। जी पॉइंट की समझ आई? यस सर। तो Yes, sir. आप ये कह सकते हो डिविजिबिलिटी एजम्पशन ये है कि क्योंकि कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं, अगर आपका आंसर पॉइंट्स में आता है तो आप इसको इग्नोर करोगे, आपके लिए एक्सेप्टेबल है। हालांकि रियल लाइफ में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये 35.2 बॉटल्स बना रहा हो। तो ये डिवीजन की वजह से आ रहा है, ये है बॉटल्स पर वीक। तो बॉटल्स पर वीक 35.2 मैंने सपोज कर लिया, अगर ये आपका आंसर आता है। तो डिविजिबिलिटी अजम्पशन भी हम लीनियर प्रोग्रामिंग में अगर आप ये अजम्पशन ले लें तो आपका प्रॉब्लम काफी हद तक सिंपल हो जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि आपने रियल वर्ल्ड जो ये इस चीज से बचना है, आप डिविजिबिलिटी अजम्पशन ही लेंगे, यानी इस डिविजिबिलिटी इफेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाह रहे, तो फिर आपको इंटीजर प्रोग्रामिंग अप्लाई करनी होगी। तो इंटीजर प्रोग्रामिंग भी असल में इसकी एडवांस्ड फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो मैंने ये साथ साथ रेफरेंस भी दे रहा हूँ कि अगर आपने इस अजम्पशन को लेना है तो लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर इस अजम्पशन को इग्नोर यानी अजम्पशन को नहीं लेना तो आपको किस प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो आपको टर्म्स का पता होना चाहिए। जी क्लियर है पॉइंट? जी यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर। मैं बाद में एंड पे फिर सबको समराइज कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी क्या कहती है? ऑल मॉडल वेरिएबल्स आर नोन कांस्टेंट्स। जितने भी मॉडल वेरिएबल्स हैं, मॉडल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अभी कॉस्ट में हमने देखा था, कॉर्न की प्राइस थी, कॉस्ट थी 0.3 और सोयाबीन की कॉस्ट थी 0.9। तो पहले से हमें पता है कॉर्न की प्राइस क्या है और सोयाबीन की प्राइस क्या है, तो वो नॉन कांस्टेंट्स है। आप अगर कंस्ट्रेंट्स में ले लें तो कंस्ट्रेंट्स में भी हर वेरिएबल के साथ एक फिक्स्ड कोएफिशिएंट होता है, कांस्टेंट, लेकिन हर वेरिएबल के साथ उसका कोएफिशिएंट होने का मतलब है, मॉडल पैरामीटर्स तो यही है ना कि वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं तो वो सारे पैरामीटर्स नॉन कांस्टेंट्स हैं, पहले से पता है, उनमें चेंजेस नहीं है, वो डिटरमिन्ड है हम स्टार्ट पे, वो प्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। तो अभी इसकी हम डिटेल में जाते हैं। पहले ये समझ लें कि तमाम मॉडल पैरामीटर्स कौन से होते हैं। आपके जो आपकी इनइक्वालिटीज हैं, कंस्ट्रेंट्स, उसके अंदर जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स हैं, और इवन राइट हैंड साइड पे भी कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी डिसीजन वेरिएबल्स के साथ साथ कॉस्ट होती है या प्रॉफिट होता है।
तो ये सारे मॉडल पैरामीटर्स हैं, डिसीजन वेरिएबल्स की कॉस्ट या प्रॉफिट, और कंस्ट्रेंट्स के अंदर रिसोर्स यूसेज जो है, जो वेरिएबल्स के साथ यूनिट यूसेज होती है, वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। इवन रेडीमिक्स के अंदर अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे अवेलेबिलिटी होती थी मटेरियल M1 M2 की, और लेफ्ट हैंड साइड पे उस M1 रिसोर्स की यूसेज होती थी। तो वो कहा जा रहा है यूसेज के अंदर जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है वो भी वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं वो भी और पहले से हमें पता है, और राइट हैंड साइड पे जो अवेलेबिलिटी है वो भी हमें पहले से ही पता है। तो ऑल मॉडल पैरामीटर्स आर नोन कांस्टेंट्स। तो सर्टेनिटी मींस दैट प्रॉब्लम इज assumed टू हैव नो प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट्स व्हाटसोएवर, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी ये होती है अगर कहीं किसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट में कोई जो वैल्यू है वो प्रोबेबिलिस्टिक हो, वो कंडीशन बेस्ड हो, वो प्रोबेबिलिटी पे बेस कर रही हो, तो वो फिर नॉन कांस्टेंट नहीं होता, उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। तो सर्टेनिटी का मतलब है आपके प्रॉब्लम में, आपका जो प्रॉब्लम है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कोई प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट नहीं है, सारे नॉन प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट है। तो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो इसलिए उसने कहा गया है ऑल मॉडल पैरामीटर्स आर नॉन कांस्टेंट्स। कोई भी उन कांस्टेंट्स में से प्रोबेबिलिस्टिक एलिमेंट नहीं है, ताकि हम ये कहें अगर कोई x1 या x2 प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर हो तो फिर वो उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो दिस इज टेक्निकली नेवर ट्रू इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि वो कांस्टेंट रहे, सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो हम इस लाइन को देखते हुए डिस्कशन शुरू करते हैं, वो ये कि दिस इज टेक्निकली नेवर ट्रू। आपकी रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता कि ये जो मॉडल पैरामीटर्स हों वो कांस्टेंट ही हों, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, वो ये डिस्कस करते हैं। एक तो होती है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स, तो शॉर्ट टर्म में वो अनसर्टेनिटी क्या होगी और उस अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने एज्यूम करना है कि अगर यहाँ अजम्पशन ये है कि हमने सर्टेनिटी को लेके चलना है, अगर अनसर्टेनिटी कोई है प्रॉब्लम में हमने एज्यूम करना है कि ये अनसर्टेनिटी नहीं है, ये सर्टेनिटी को ही लेना है। तो ये अब जो फोर्थ अजम्पशन है वो हम ले रहे हैं कि अगर रियल लाइफ में वेरिएबल्स की जो कोएफिशिएंट्स हैं अगर वो अनसर्टेन है तो उनको इग्नोर करना है और उनको सर्टेन ही एज्यूम करना है। जी पहले ये बताएं, ये चीज पता चल गई? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर रियल लाइफ में आपके जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टेन है, तो अभी हम उसकी अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। अगर वो अनसर्टेन है फिर भी हमने उसको इग्नोर करना है और एज्यूम करना है कि ये सर्टेन वैल्यूज है। जी पहले ये बताएं, ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिर हम डिस्कस करेंगे वो अनसर्टेनिटी का लेवल क्या है। अजम्पशन की समझ आई? अजम्पशन आपकी है कि अगर वो अनसर्टेन भी है आपने उसको इग्नोर करना है। अब जरा देखते हैं वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी किस लेवल की है। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम अगर है तो लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत मिनिमल हो सकती है, और उसको हम इसी लीनियर प्रोग्रामिंग, उसको अगर हम इग्नोर नहीं भी करना चाहते तो उसको हम आपके ये कोर्स का पार्ट है इसी में करेंगे। तो जरा देखते हैं कि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी क्या है। देखिए आपने देखा होगा कि अगर आपने एक कॉस्ट वाला प्रॉब्लम लिया हुआ है और आपकी एक कॉस्ट है कॉर्न और सोयाबीन की, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है, आपने देखा है पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस हर 15 डेज में चेंज हो जाती है। तो जाहिर है जो पेट्रोल की प्राइसेस चेंज होंगी तो वो कॉस्ट के ऊपर भी फर्क आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी आप देख सकते। और भी कोई अगर आपके माइंड में है तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। तो मेरे माइंड में ये आ रहा है जो पेट्रोल की प्राइसेस वो है वो शॉर्ट टर्म एक चीज है कि हर 15 डेज के बाद, या कंपनी खुद कंपनी को किसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि टैक्सेस भी नहीं बढ़े और पेट्रोल की प्राइसेस भी नहीं बढ़ी, फिर भी कोई कंपनी अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देती है। तो किसी ना किसी लेवल तक अनसर्टेनिटी आपकी उस कॉस्ट के ऊपर आएगी जो आप जब आप मॉडल कर रहे हैं। ये मैं आपको अनसर्टेनिटी के लेवल्स बता रहा हूँ कुछ जो रियल लाइफ में होते हैं, हमने लीनियर प्रोग्रामिंग उनको इग्नोर करना है।
तो आपको समझ आया इस चीज का कि आपकी जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है, उसके जो प्राइस है, यानी ओवरऑल इफेक्ट है जो कॉस्ट का, वो चेंज हो सकता है। आपने तो उसको फिक्स करके बना दिया, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम यही रहेगी उसकी कॉस्ट। सोयाबीन की कॉस्ट वो हमने इसको लिखा था 0.9x2, और कॉर्न की जो कॉस्ट थी उसको हमने लिखा था 0.3x1। तो ये थ्रू आउट द प्रॉब्लम हम यही ले रहे हैं। वो चाहे दरमियान में शॉर्ट टर्म पेट्रोल की प्राइसेस बढ़े, या कंपनी को खुद से लॉस हो, या कोई और रीजन हो, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से उसकी यानी कंपनी को कॉस्ट डिफरेंट पड़ रही है, एडवर्टीजमेंट बीच में आ जाती है, कुछ और चीज, कोई भी फैक्टर हो, तो उसकी रियल लाइफ में एक्चुअली कॉस्ट प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन हम एज्यूम क्या कर रहे हैं लीनियर प्रोग्राम में, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड लेना है, वो अनसर्टन है, हम उसको सर्टन एज्यूम कर रहे हैं। जी बताएं, शॉर्ट टर्म की समझ आ रही है कुछ? ये एग्जांपल ठीक रहेगी? यस सर, शॉर्ट टर्म में डॉलर भी आ सकता है यानी? हाँ बिल्कुल, आप बल्कि डॉलर वो पेट्रोल की प्राइसेस से ज्यादा सूटेबल है, वो तो डेली चेंज हो रहा है। गोल्ड प्राइसेस आपकी डेली चेंज हो रही हैं, अगर आप गोल्ड से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, डॉलर प्राइस बल्कि शॉर्ट टर्म में, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है आज W1 सेक्शन में, तो मैं आपका गुड नेम? मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। तो मैं आपकी एग्जांपल ही कोट करूंगा, तो मैं उधर डॉलर की अनसर्टेनिटी लेके आऊंगा, पेट्रोल की बाद में लेंगे। तो बिल्कुल आपने ठीक किया, शॉर्ट टर्म। लेकिन ये देखें, डॉलर वेरी होता रहेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से अगर आपने देखना है तो आपने उसके जितने भी मॉडल पैरामीटर्स लिए हुए हैं उनको फिक्स्ड रखना है, वो नॉन कांस्टेंट्स होने चाहिए, चाहे रियल वर्ल्ड में कुछ भी चेंजेस आती रहे। जी क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। और ये जो शॉर्ट टर्म में एक चीज बता दूं, ये जो डॉलर की प्राइस चेंज होगी और अभी भी हमने उसको फिक्स लिया, उसको हम किसी ना किसी हद तक कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक एनालिसिस है, सेंसिटिविटी एनालिसिस। और ये जैसे ही मैं आपके वो टॉपिक कंप्लीट करूंगा, वो थे 4 केसेस, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस के बाद मैंने आपको ये सेंसिटिविटी एनालिसिस करवाना है। तो ये शॉर्ट टर्म जो चेंजेस हैं, इनको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस में ऑब्जर्व भी कर लेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रही हैं, एक्सक्यूज मी, ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस आ रही हैं, तो उसको हम देख सकेंगे ये हमारे प्रॉफिट, क्योंकि हमने तो इधर फिक्स्ड लेना है, हमने तो कहना है थ्रू आउट ये फिक्स्ड रहेंगी, ये सर्टन लेनी है, नॉन कांस्टेंट्स, सारे मॉडल पैरामीटर्स को हमने कहना है ये कांस्टेंट्स ही हैं। लेकिन उसका इफेक्ट फिर भी हम देख सकते हैं, और उसका एक एरिया है जिसको कहते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी वेरिएशंस अगर होंगी, इस हद तक वेरिएशंस होंगी, तो हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ली हुई है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी है, इसको किसी हद तक हम इसको कह लें, आप इसको चेक करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये कह सकते हैं। जी पॉइंट क्लियर है? बताइए। यस सर, क्लियर है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को मॉडल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए अगर हम इस अजम्पशन को इग्नोर करना चाहें, यानी अनसर्टेनिटी को इग्नोर करेंगे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। और अगर इग्नोर नहीं करना चाहते तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ के एक और प्रोग्रामिंग की तरफ जाना होगा, उसका नाम है स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग। तो आपको मैं सारी टर्म्स बता रहा हूँ कि ताकि आपको कम से कम ये पता हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के स्कोप में अगर कोई चीज़ नहीं आती, या आप इग्नोर ही नहीं करना चाह रहे ये रियल वर्ल्ड को, तो फिर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को छोड़ के जो आपके पास मीडियम होगा, वो भी साथ बता रहा हूँ कि आपको किस तरफ जाकर अपने उस प्रॉब्लम को मॉडल करना होगा। तो उसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक। ये स्टोकेस्टिक टर्म सुनी है आपने? प्रोबेबिलिटी सब्जेक्ट अगर पढ़ा है तो वहां सुनी होनी चाहिए स्टोकेस्टिक वर्ड। सर मैंने एक जगह ये स्टोकेस्टिक वर्ड सुना था, वो एक ट्रेडिंग का सेशन था। तो यानी ये स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिस्टिक ही है, वो जो यस सर। अनप्रेडिक्टेबल सी चेंजेस हैं, तो वो स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो स्टोकेस्टिक प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें जो मॉडल पैरामीटर्स हों वो प्रोबेबिलिस्टिक हों, प्रोबेबिलिटी बेस्ड हों। तो अगर आपके मॉडल पैरामीटर्स कांस्टेंट आप ले रहे हो, तो फिर आप लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हो।
अगर आप कहते हो जी मॉडल पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो फिर आप स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग। तो लॉन्ग टर्म वेरिएशंस क्या आ सकती हैं? कोई एग्जांपल है? शॉर्ट टर्म तो एक ने कह दिया डॉलर की प्राइस चेंज होती रहती है रोज, वो फर्क पड़ेगी आपके मॉडल के ऊपर, इफेक्ट होगा उसका। हमने कहा किसी ना किसी हद तक सेंसिटिविटी एनालिसिस हम उसको कंट्रोल नहीं, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म किस किस्म का होता है प्रॉब्लम? एक मॉडल तो बन गया, वो तो थ्रू आउट द ईयर, द 5 ईयर प्लान है, आपने एक मॉडल बना लिया डाइट के प्रॉब्लम का, उसमें 5 ईयर्स तक आपने वो कॉर्न की कॉस्ट वही रखी। तो लॉन्ग टर्म क्या अनसर्टेनिटी आपको आ सकती है आपके बिजनेस में? सर टैक्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। टैक्सेस, साल बाद टैक्स होता है। और कोई माइंड में? प्रोडक्ट की प्राइसेस से। नहीं, वो चीजें तो इसी के अंदर आ जाएंगी। अच्छा, आपने, मेरे माइंड में एक चीज आ रही है, जरा बताइएगा कि ये इसके ऊपर फिट आएगी या नहीं। देखिए, आपका कोरोना आ गया, कोरोना जब आया तो बिजनेस ठप हो गए, बिजनेस ठप में हर चीज की प्राइस डाउन हो गई। तो ये जो लॉन्ग टर्म इस तरह की इफेक्ट है, तो वो मेरे ख्याल में प्रोबेबिलिस्टिक नेचर के होने चाहिए। आपका एक दफा मुझे याद है, आपको नहीं, बहुत अरसा पहले, आपको शायद ये चीज ना पता हो, बहुत अरसा पहले, आज से कोई 20 साल पहले, शायद 20 साल, हाँ तकरीबन 19-18 ईयर्स पहले, एक बीमारी आई थी ये मुर्गियों में, जो चिकन होता है, वो बर्ड फ्लू, शायद आपके दौर में भी आई हो। तो यस सर। बर्ड फ्लू आई थी, लेकिन जो मैंने देखी है, उस वक्त आप बहुत छोटे होंगे, उस वक्त ये बर्ड फ्लू में लोग चिकन खरीदते नहीं थे। वो इतना, जाहिर है जिसने पोल्ट्री फार्म है जिसका, उसकी तो मुर्गियां एक खास एज के बाद उसको बस निकालनी होती है, उनको सेल ही करना होता है, अदरवाइज उन्होंने मर जाने। तो वो इस बर्ड फ्लू के तौर पे उन्होंने, इतना चिकन सस्ता मिल गया, तो मैंने मार्केट में जाके बर्ड फ्लू टाइम में जो चिकन, आई थिंक 25 रुपीज पर केजी भी लिया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह की भी अनसर्टेनिटी आपको रियल वर्ल्ड में मिल सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म अगर आपके, आप, हम, कनेक्टिविटी है अभी? बताइएगा, आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। अच्छा, तो ये फिर क्या हुआ है? चलिए, तो आपको भी पता चल गया होगा कि मैं अनसर्टेनिटी के सारे लेवल्स, शॉर्ट टर्म लेवल्स भी लिए हैं और लॉन्ग टर्म लेवल भी हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अनसर्टेनिटी है या शॉर्ट टर्म है, लीनियर प्रोग्रामिंग को में दोनों को ही इग्नोर करेंगे। हम एज्यूम करेंगे हमारे सारे मॉडल पैरामीटर्स कांस्टेंट्स हैं, सर्टेनिटी लेवल के, अनसर्टेनिटी को इग्नोर करेंगे। और अगर हमने इग्नोर नहीं करना, तो शॉर्ट टर्म में किसी हद तक हम सेंसिटिविटी एनालिसिस लीनियर प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें प्रोग्रामिंग, स्टोकेस्टिक प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो आप कह सकते हो आपको सर्टेनिटी की अजम्पशन का भी पता चल गया। ये जरा देखते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स और कंस्ट्रेंट्स पैरामीटर्स शुड रिमेन सेम थ्रू आउट, यही हम एज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है, इस मॉडल को हम, जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल होता है, इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक समझती है ना, जिसमें प्रोबेबिलिटी ना हो, पहले से ही नॉन हो, नॉन कांस्टेंट्स हम बात की। तो आपके जो भी लीनियर प्रोग्राम के मॉडल होते हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक होते हैं इन नेचर। तो क्यों? आपके ऑब्जेक्टिव कोएफिशिएंट्स और कंस्ट्रेंट्स पैरामीटर्स हैं, वो सेम लेते हैं थ्रू आउट द मॉडल, थ्रू आउट द प्रॉब्लम, इसलिए हम इस मॉडल को डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। ईच पैरामीटर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, कोएफिशिएंट हो, या राइट हैंड साइड में कोई भी, वो हमें पहले से ही मालूम होता है। आई थिंक आपको 4 के 4 जो अजम्पशन है इनकी समझ आ गई होगी। मैं शॉर्टली जरा इनको रिव्यू करवा देता हूँ। रिव्यू ये है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है रियल लाइफ में? तो ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो 1 यूनिट और 100 यूनिट्स लेते हो, तो आपको जो कॉस्ट है उसमें फर्क आ सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन आप प्रोपोर्शनैलिटी ये अजम्पशन ये ले रहे हो
कि वो कॉस्ट थ्रू आउट फिक्स्ड रहेगी, 1 यूनिट के लिए भी वही और 100 यूनिट्स के लिए भी वही। तो वो आपकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो यूनिट के लिए भी, अगर कॉर्न को ले लें तो यूनिट कॉर्न की प्राइस 0.3 है और 100 की भी उसी प्रोपोर्शन से ही रेज होगी जो आपकी वेरिएबल की वैल्यू है और जो कॉस्ट है। तो कॉस्ट उसी कॉस्ट से 100 पाउंड कॉर्न की भी उसी प्रोपोर्शन से वही वैल्यू होगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी अजम्पशन ये कहती है कि आप एज्यूम करते हो कि ये प्राइस 1 यूनिट के लिए भी उतनी है और 100 यूनिट्स के लिए भी उतनी ही होगी। तो ये तो फिक्स्ड आप कह सकते हो उसकी प्राइस। एडिटिविटी क्या कह रही है कि आप वो जो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, यानी टोटल कॉस्ट जो आपकी है वो इंडिविजुअल कॉस्ट का सम है। आप इस तरह से ले सकते हो, या आप ये कह सकते हो जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो टोटल आंसर है किसी राइट हैंड साइड का, वो जो टोटल आंसर है जो राइट हैंड साइड के इंडिविजुअल का सम होगा। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। मैंने प्रोसेसिंग टाइम एक मशीन के ऊपर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का प्रोसेसिंग टाइम बताया और उसमें होल्डिंग और अनहोल्डिंग टाइम भी इन्वॉल्व था, लेकिन हम एडिटिविटी अजम्पशन में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कंबाइंड सम जो होगा, जो कंबाइंड आंसर होगा वो इंडिविजुअल आंसर्स का सम होगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। और वो जो थर्ड एलिमेंट है कोई और चीज भी, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। डिविजिबिलिटी में हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी में हमने ये एज्यूम किया कि अगर डिविजिबिलिटी के हिसाब से कोई आंसर, क्योंकि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स हैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में, उन कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में अगर आपका आंसर कहीं फ्रैक्शंस में आता है तो फ्रैक्शंस में वो एक प्रोडक्ट है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो फिर भी आप अगर उसको इग्नोर करते हो तो फिर आप डिविजिबिलिटी अजम्पशन को ले रहे हो कि डिविजिबिलिटी जो इफेक्ट है वो पॉइंट्स में आप इसको इग्नोर कर रहे हो। तो ये अजम्पशन ले रहे हो कि जी अगर आता भी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसको कंसिडर करना चाह रहे हो कि जी नहीं, बॉटल्स के केस में मैंने बताया था कि वो नहीं हो सकता, तो हम फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में इग्नोर करके तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इग्नोर नहीं करना चाहते, इस अजम्पशन को नहीं लेना चाहते, तो हमें इंटीजर प्रोग्रामिंग की तरफ जाना पड़ेगा। सर्टेनिटी में ये कह रहे हैं तमाम मॉडल पैरामीटर्स हैं वो हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, यानी ये चेंज नहीं होते टाइम टू टाइम। वैसे रियल लाइफ में तो चेंज होते हैं, हम उनको एज्यूम करेंगे कि हमारे लिए वो फिक्स्ड ही है थ्रू आउट द प्रॉब्लम। तो ये आप